This is Dr. Sarvesh Mukhena, and I welcome you to my channel Literary Mirror. Today we are going to start a new series of English literature. So let's start our class without wasting our time. तो आज हम विलियम शेक्सपियर का किंग लियर प्ले को स्टार्ट करने वाले हैं। अब उसके लिए सबसे पहले हम विलियम शेक्सपियर के विषय में थोड़ा कुछ जान लें। विलियम शेक्सपियर जो कि डॉन ऑफ एलिजाबेथन एज है, आप सब जानते हो। यहां मेरा शेक्सपियर का परिचय कराने का कोई इरादा नहीं है। वैसे भी शेक्सपियर को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। हम यहां आज किंग लियर को ही करने वाले हैं। शेक्सपियर के लिए अलग से क्लास बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा एक परिचय हम करा देते हैं। जैसे विलियम शेक्सपियर का जो बर्थ है, वो विलियम शेक्सपियर का जो बर्थ है वो 23 अप्रैल 1564 को हुआ है। इन्हें वार्ड ऑफ एवन के नाम से भी जाना जाता है। ये एवन जो लिखा हुआ है, इसे हम वार्ड ऑफ एवन के नाम से जानते हैं। सुप्रीम आर्किटेक्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। सबको पता है कि जो विलियम शेक्सपियर हैं, अंग्रेजी साहित्य में उनका क्या स्थान है। उन्होंने अपने पूरे जीवन में 37 प्लेज लिखे हैं और 154 सोनेट्स भी लिखे हैं। विलियम शेक्सपियर की महानता का पता सिर्फ एक वाक्य से लगाया जा सकता है, जो जॉनसन उनके विषय में कहते हैं। बेन जॉनसन जो उनके समकालीन हैं, वो कहते हैं ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। ये जो जॉनसन उनकी प्रशंसा करते हैं, ये एकमात्र वाक्य ही पर्याप्त है उनके लिए। ही वॉज नॉट ऑफ एन एज, वो किसी एक एज के नहीं है, बट फॉर ऑल टाइम, बल्कि हमेशा के लिए है, सभी एजेस के लिए हैं। सभी समय में विलियम शेक्सपियर उतने ही कारगर साबित होंगे। बेन जॉनसन का ये वाक्य है। जॉन ड्राइडन उनके विषय में कहते हैं शेक्सपियर वाज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशिएंट पोएट हैड द लार्जेस्ट एंड मोर कॉम्प्रिहेंसिव सोल। सबसे ज्यादा व्यापक आत्मा है उनके अंदर, ऐसा उनका मानना है सभी आधुनिक और सभी प्राचीन पोइट से। तो विलियम शेक्सपियर के विषय में इतना ही इस क्लास में हम पढ़ेंगे। इसके लिए अलग से डिटेल क्लास अलग से बना दी जाएगी। अब हम बात करते हैं प्ले की, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो चलते हैं प्ले पर। तो सबसे पहले हम किंग लियर की पढ़ेंगे परिचय। किंग लियर में क्या कहते हैं, देखिए। फर्स्ट पब्लिश्ड 1608 एज क्वार्ट 2। सबसे पहले जो ये पब्लिश हुआ है, ये 1608 में हुआ है। इसके बाद पब्लिश्ड ये हुआ है 1623 में। देखिए, ये जो क्लास है, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। कहानी तो सुनाएंगे। अगर इस क्लास को आपने पढ़ लिया और इसके फैक्ट्स को ध्यान से पढ़ लिया, कॉपी पेन लेके पढ़ लिया, तो किसी भी एग्जाम में आने वाले प्रश्न इससे सॉल्व हो जाएंगे। इस तरह से क्लास को कॉइन किया गया है। तो आप पढ़ें, स्क्रीनशॉट ले लें। इनको अपने लॉन्ग क्वेश्चन में भी सम्मिलित किया जा सकता है यूनिवर्सिटी का, अगर आप पेपर दे रहे हो। फैक्चुअल अगर कोई पेपर है कॉम्पिटिटिव, तो उसके लिए भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल सकते हैं। तो सबसे पहले ये पब्लिश्ड हुआ था 1608 में एज ए क्वार्टो 1 के नाम से। अब क्वार्टो क्या होता है, ये एक प्रिंटिंग फॉर्मेट होता है, उसी तरह जैसे फोलियो होता है। तो 1623 में ये हुआ था पब्लिश। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, किसने इसको एडिट किया था? तो जॉन हेनरी ने किया था, हेनरी कॉन्डेल ने किया था। ठीक है, जॉन हेनरी और हेनरी कॉन्डेल ने इसको किया है। अब ये कौन थे? ये शेक्सपियर के दोस्त थे, उनके साथ स्टेज पर काम करते थे, एक्टर्स थे। मेंबर्स ऑफ किंग्समैन, ये देखिए, ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किंग्समैन क्या है? किंग्समैन उस दल का नाम है, उस ग्रुप का नाम है जिसमें विलियम शेक्सपियर थे, और यहां पर ये जो है उनके साथ एक्टिंग किया करते थे। तो उन्होंने जाके ये
लिखा है, शेक्सपियर की डेथ के बाद एडिट किया गया था। फुल टाइटल इसका क्या था जो उन्होंने एडिट करके जो ये निकाला था पूरा ग्रुप फर्स्ट फोलियो में, इसका नाम था मिस्टर विलियम शेक्सपियर। ये कॉमेडी लिखा हुआ है, कॉमेडी, इसको आप ठीक कर लें, और हिस्ट्री एंड ट्रेजेडी, इस नाम से इसको लिया गया था। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं क्या है कहानी। तो इसके विषय में नेक्स्ट जो पार्ट है इंट्रो के विषय में, ये भी जाने, ये भी आपको याद करने हैं। मेन स्टोरी टेकन फ्रॉम लीजेंडरी किंग लियर ऑफ ब्रिटेन, ये जो किंग लियर ऑफ ब्रिटेन की कहानी है मुख्य रूप से। अब ये ली कहां से है, इसका स्रोत क्या है, तो राफेल हॉलिंशेड क्रॉनिकल से ली गई है। इस जगह से इसको एक क्रॉनिकल थी इस नाम की, और इससे इस कहानी को लिया गया था विलियम शेक्सपियर के द्वारा। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है सब। ग्लॉस्टर सब प्लॉट सोर्स, इसमें एक सब प्लॉट है, मेन प्लॉट में तो किंग लियर है और सब प्लॉट में कौन है आपका ग्लॉस्टर है। तो सर फिलिप सिडनी आर्केडिया एक स्टोरी ब्लैंड किंग एंड हिज सन्स की जो कहानी है उसमें से इसको लिया गया है। तो ग्लॉस्टर का जो सब प्लॉट है वो यहां से पिकअप किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले परफॉर्म्ड हुआ था 1606 में व्हाइट हॉल पैलेस में हुआ था किंग जेम्स फर्स्ट के सामने। ये परफॉर्म का मतलब है सबसे पहले मंचन कहां हुआ इसका, तो इसका मंचन यहां पर हुआ है। ठीक है, किंग्स मैन के द्वारा किया गया था, जिसके विषय में मैं पहले चर्चाएं कर चुका हूं। टोटल एक्ट 5 है। ये जो प्ले है, ये द प्ले एक्सप्लोर थीम्स ऑफ सच अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, जस्टिस, लॉयल्टी, मैडनेस एंड क्रुएल्टी ऑफ फेट, ऐसी जो थीम्स हैं उनके बारे में चर्चाएं करता है। अब हम आगे बात करें नेक्स्ट, तो ये बहुत ध्यान से चीजों को समझना है। अभी यहां से प्रॉपर चीजें स्टार्ट होंगी कि ये है क्या। देखो, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स काम करते हैं, जैसे किंग लियर है, ग्लॉस्टर है, कैंट है, तो ये सारे जिनका मैं अभी थोड़ी देर में आपसे जिक्र करने वाला हूं, और पूरा डिटेल से इसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, आप ये समझिए कि ये जो एरिया है ये किंग लियर की अंडर आता था। अब इसमें जो नाम है जैसे एल्वेनी है, फ्रेंस है, वास्तव में ये उनके नाम नहीं है, ये स्थान के नाम है जहां के या तो ये ड्यूक थे या फिर अर्ल थे। जैसे जो गोंड्रिल सॉरी कॉर्डेलिया से जो शादी करता है फ्रांस, तो उसको फ्रांस नाम दिया गया है, वास्तव में वो फ्रांस नहीं है। वास्तव में कौन है, वास्तव में फ्रांस तो एक स्थान का नाम है, ये जो है उनके स्थान के नाम से ही कैरेक्टर का नाम दिया गया है। तो आपके मस्तिष्क में ये चीजें जरूर होनी चाहिए। अब हम देखें, जो ग्लॉस्टर का कैरेक्टर है वो ग्लॉस्टर है। ठीक है, ये ग्लॉस्टर का अर्ल है। कॉर्नवाल जो है ये कॉर्नवाल का है, और कैंट अर्ल है। देखो फिर से इसको बताता हूं मैं, कैंट स्थान का नाम है, उसके नाम से कैंट इसमें कैरेक्टर है, ये अर्ल ऑफ कैंट है। ग्लॉस्टर भी एक अर्ल है, ये ग्लॉस्टर के नाम से जो कैरेक्टर है वो भी ग्लॉस्टर भी स्थान का नाम है। बरगंडी भी स्थान है जो आगे कैरेक्टर में आएगा, एल्विनी भी स्थान है, और कॉर्नवॉल भी स्थान के नाम है। इन्हीं स्थान के नाम पर कैरेक्टर्स के नाम रखे गए हैं। चलिए अब हम परिचय कर लेते हैं हमारे कैरेक्टर से। तो जो प्रोटैगनिस्ट है यानी मुख्य पात्र जो है हमारी स्टोरी का, वो किंग लियर है। अब किंग लियर ब्रिटेन के राजा हैं। ठीक है, प्राउड एंड इंपल्सिव रूलर है, इनके विषय में ये बता दिया गया है। इंपल्सिव कहते हैं आवेग से भरा हुआ, ज्यादा सोच विचार नहीं करता। डिवाइड्स हिज किंगडम रॉन्गली, सफर्स मैडनेस, अपने जो राज्य है उसको गलत तरीके से बंटवारा कर देते हैं, जो आगे हम कहानी में पढ़ेंगे। ठीक है, बर्बाद होकर के, कष्ट सहन करके, लर्न्स विजडम थ्रू सफरिंग, कष्ट सहन करके वो बुद्धिमानी प्राप्त करते हैं। तो पहला कैरेक्टर हमारा ये है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो नेक्स्ट कैरेक्टर में हमारे गोंड्रिल है। देखो मेन जो रोल है वो किंग लियर का है, आप उसे प्रोटैगनिस्ट कह सकते हो। उनकी 3 बेटियां हैं, एक है गोंड्रिल, दूसरी है रीगन, और तीसरी है कॉर्डेलिया। तो गोंड्रिल जो है सबसे बड़ी बेटी है, एल्डेस्ट डॉटर ऑफ लियर है, हाइपोक्रिटिकल है, हाइपोक्रेटिक से भरी पड़ी हुई है, निर्दयी है, क्रूअल है,
और पावर हंग्री है, शक्ति चाहिए। हाइपोक्रिटिकल किसे कहते हैं? हाइपोक्रिटिकल उसे कहते हैं जो बनावटी व्यवहार करता है, काल्पनिक दुनिया में काल्पनिक व्यवहार करता है। मिस्ट्रीट लियर आफ्टर गेनिंग पावर, और जैसे ही इसे शक्ति मिल जाती है तो फिर ये गलत व्यवहार करती है लियर के साथ। रीगन उसकी बहन है, ऐसे समझिए जैसे दर्पण में एक तरफ गोंड्रेल है और उसकी ही परछाई रीगन है, तो रीगन उसकी सेकंड डॉटर है लियर की, इक्वली क्रूअल और हार्टलेस, बराबर की है, बिल्कुल भी कम नहीं है। सपोर्ट गोंड्रेल ह्यूमिलेटिंग लियर, लियर की बेइज्जती करने में बड़ा सपोर्ट करती है ये। कॉर्डेलिया जो है सबसे छोटी बेटी है, गोंड्रेल सबसे बड़ी है, रीगन मजली है और कॉर्डेलिया सबसे छोटी बेटी है। यंगेस्ट डॉटर ऑफ लियर, सबसे छोटी बेटी है लियर की, ऑनेस्ट है, लॉयल है, लविंग है, रिफ्यूजेस फ्लैटरी, चापलूसी करने से मना कर देती है, एंड इज डिसऑन्ड, और अपनी संपत्ति भी खो देती है। सिंबल ऑफ ट्रुथ, ये आपको याद रखना है, एंड मॉरल गुडनेस है, यानी नैतिकता से भरी हुई है। नेक्स्ट जो करेक्टर है ड्यूक ऑफ एल्वेनी है। इनके विषय में मैंने अभी बताया कि एल्वेनी जो है सर, एल्वेनी स्थान का नाम है, उसके राजा को ड्यूक ऑफ एल्वेनी नाम दिया गया है। ये हस्बैंड ऑफ गोंड्रेल है, यानी कि हस्बैंड ऑफ गोंड्रेल है, गोंड्रेल का पति है, मोरल है एंड जस्ट है, नेचर अपोज क्रुएल्टी इन द एंड, यानी कुल मिला के अच्छे व्यवहार का व्यक्ति है एल्वेनी। ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल, जितना जिस प्रकार की रीगन है, ये रीगन का पति है, हस्बैंड ऑफ रीगन। अब जिस प्रकार की ये रीगन है ना, उसी प्रकार का इसका पति है, यानी ये तो टू इन वन की तरह है। क्रूअल है ये भी पत्नी की तरह, वायलेंट है, ये थोड़ा सा इसमें वायलेंट है। ऑर्डर ग्लोस्टर्स ब्लाइंडर, ग्लोस्टर को अंधा कर देता है, जो मैं अभी कहानी जब स्टार्ट करूंगा तो सब पता लगेगा। किंग ऑफ फ्रांस जो है ये कॉर्डेलिया से शादी करता है, नोबल है, जनरस है, सपोर्ट कॉर्डेलिया अगेंस्ट इनजस्टिस। ये पॉइंट आप सम्मिलित कर सकते हो, अगर आप ऐसे टाइप क्वेश्चन लिख सकते हो तो बहुत हेल्प करने वाला है आपकी ये। ड्यूक ऑफ वर्गंडी शूटर है, यानी कि स्वयंवर में भाग लेने वाला व्यक्ति है कॉर्डेलिया के में। रिजेक्ट्स हर व्हेन शी लूजेस डोरी, और ये बड़ा अवसरवादी है, ये एक दुष्ट व्यक्ति की तरह ही मान सकते हो। जब डोरी नहीं मिलती, उसको दहेज नहीं मिलता कॉर्डेलिया को, तो ये शादी करने से मना कर देता है। रिप्रेजेंट मेटेरियलिस्टिक वैल्यूज, भौतिकतावाद की ओर इसकी जो है गुण जाते हैं। नेक्स्ट जो है अर्ल ऑफ ग्लोस्टर हैं, ये मैंने पहले ही बताया था, ग्लोस्टर करेक्टर है जो ग्लोस्टर स्थान के नाम से है, वहां का अर्ल है। अब इसकी जो फैमिली है, ये एक सब प्लॉट भी है साहब, देखो ये मैंने पहले ही बताया था कि इसमें क्या है, सब प्लॉट भी है। सब प्लॉट में कौन है हमारा, सब प्लॉट में ही ग्लोस्टर है। तो ग्लोस्टर के दो बेटे हैं, एक तो एडगर है और दूसरा एडमंड है। एडगर जो है लेजिटिमेट है, मतलब जायज बेटा है, जबकि एडमंड जो है वो नाजायज बेटा है। ठीक है, अब ये डिस्गाइजेस हिमसेल्फ पुअर टॉम, ये सब कहानी में आएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये कुछ पात्र हैं, और भी हैं, जैसे कि हमारे कैंट हैं, अर्ल ऑफ कैंट है। ठीक है, ये बड़ा लॉयल वफादार बंदा है, किंग लियर का, सत्य बोलता है और अपने आप में भेष बदल कर भी सेवा करता है। कुछ फूल हैं, फूल जो होते हैं वो सारे, जो फिलॉसफी है विलियम शेक्सपियर की, वो फूल्स के द्वारा ही आती है। फूल शब्द का प्रयोग जरूर करते हैं, बाकी सारी चीजें बुद्धिमत्ता की फूल ही कहता है। ओसवाल्ड है, ये गोंड्रिल का सर्वेंट है, डिसऑनेस्ट भी है। ठीक है, तो ये हो गई साहब करेक्टर की बारे में जानकारी। अब हम बात करते हैं स्टोरी की। तो स्टोरी क्या है, अब आपको बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है, पूरी की पूरी कहानी व्यक्त करते हैं। तो स्टोरी में सबसे पहले हमारे किंग लियर साहब हैं, गोंड्रिल है, उसकी बेटी है रीगन कॉर्डेलिया। देखो फिर से बता देते हैं, किंग लियर, उसकी सबसे बड़ी बेटी है गोंड्रिल, रीगन कॉर्डेलिया। ठीक है, दूसरी तरफ एक फैमिली है ग्लोस्टर फैमिली। जो ग्लोस्टर फैमिली है उसमें अर्ल ऑफ ग्लोस्टर खुद है, और एडगर है उसका एक बेटा, और एडमंड है उसका बेटा। तो ये इसकी फैमिली है। अब आप ध्यान से सुनिए कहानी क्या है। किंग लियर एक बूढ़ा, सनकी और एक विचित्र प्रकार का प्राणी है। उम्र हो गई है तो उसका विचार होता है कि मैं
अपनी सारी संपत्ति को अपनी बेटियों में बांट देता हूं। दो बेटी शादीशुदा हैं, गॉनरिल जिसका पति ड्यूक ऑफ एल्वेनी है, और दूसरी बेटी है रीगन जिसका पति है ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल। कॉर्डेलिया अभी शादी नहीं हुई है, इसका स्वयंवर चल रहा है। अब इसकी शादी के लिए यहाँ दो सूटर्स हैं, दो उम्मीदवार आए हुए हैं, किंग ऑफ फ्रांस और ड्यूक ऑफ बरगंडी। ठीक बात है। अब क्या होता है कि जो इस प्ले की जो बिगिनिंग होती है वो कैंट और ग्लॉस्टर की एंट्री से होती है। ग्लॉस्टर ये कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो एल्वेनी है वो ज्यादा प्रिय है किंग लियर को। अब क्या होता है, किंग लियर का प्रवेश होता है, किंग लियर आता है, और किंग लियर आता है तो एक बड़ा विचित्र तरीके से प्रश्न करता है। वो प्यार को मेजरमेंट करना चाहता है, प्यार को मापना चाहता है, और वो ये कहता है कि आप मुझे प्रत्येक बताओ, मैं अपनी संपत्ति का बंटवारा करने वाला हूं, तो तुम मुझे एक एक करके ये बताओ कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो। लियर चाहता है कि लियर चाहता है शब्दों के द्वारा मेजर किया जाए प्यार को, जो बिल्कुल असंभव है। तो वो सबसे पहले गॉनरिल से कहता है, मैं इसके कुछ आपके लिए कोटेशंस भी लेके आया हूं। तो किंग लियर जो है, विच ऑफ यू शैल वी से डू लव अस मोस्ट, ये पहला क्वेश्चन होता है। तो क्या कहता है किंग लियर? किंग लियर कहता है, विच ऑफ यू शैल वी से डू लव अस मोस्ट दैट वी अवर लार्जेस्ट बाउंटी में एक्सटेंड। यहाँ बाउंटी लिखा हुआ है। किंग लियर ये कहता है कि मुझे बताओ कि तुम में से सबसे ज्यादा प्यार मुझसे कौन करता है, ताकि मैं अपने राज्य का बंटवारा कर सकूं और उसी हिसाब से यहां पर मैं अपने राज्य को बांट सकूं। इसके बाद सबसे पहले वो कहता है कि सबसे बड़ी बेटी तुम हो गॉनरिल, तो तुम ही मुझे बताओ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। तो गॉनरिल उसके बारे में, गॉनरिल बड़ी ही हाइपोक्रेट है, बड़ी ही बनावटी बातें करती है, और उसको पता है कि उसका पिता जो है वो झूठ ही सुनना चाहता है, सनकी है, तो उसका फायदा उठाती है और कहती है, सर आई लव यू मोर देन वर्ल्ड कैन wield द मैटर। हे महाराज, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करती हूं जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। देन वी वर्ड कैन wield द मैटर, उसे हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। डियरर देन आई सैट, तुम मुझे प्रेम हो, मैं तुमसे प्रेम करती हूं, या तुम मुझे ज्यादा प्यारे हो मेरी दृष्टि से। स्पेस, स्पेस का अर्थ यहाँ अस्तित्व से लिया गया है, मेरे अस्तित्व से, एंड लिबर्टी, और मेरी स्वतंत्रता से भी। बियॉन्ड वॉट कैन बी वैल्यूड, यह हर मूल्य से परे है। रिच और रेयर, चाहे वो रिच हो या फिर रेयर हो, अर्थात ये सारी चीजों से परे है, चाहे दुर्लभ हो या कोई बहुमूल्य ही क्यों ना हो। इसके बाद वो आगे और चापलूसी ओली टंग का प्रयोग करते हुए कहती है कि नो लेस देन लाइफ विद ग्रेस हेल्थ ब्यूटी ऑनर, यानी कि ये जीवन के समान है, कृपा स्वास्थ्य सौंदर्य और सम्मान के सहित है। एज मच ए चाइल्ड एवर लव और फादर फाउंड, मैं तुम्हें उतना प्यार करती हूं जितना कभी किसी बच्चे ने किया होगा और किसी पिता को मिला होगा। ए लव दैट मेक्स ब्रीथ पुअर, मैं इतना प्यार करती हूं कि सांसों को कमजोर कर दे। एंड स्पीच अनेबल बियॉन्ड ऑल मैनर, और वाणी को असमर्थ बना देता है। सो मच आई लव यू। तो इस प्रकार की एक ओली टंग का प्रयोग करते हुए बड़ी चापलूसी करती है। तो किंग लियर खुश हो जाता है और फिर उससे कहता है, यहाँ मैप को लाओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का सारा राज्य तुम्हारा है, उसको राज्य दे देता है। इसके बाद वो रीगन से पूछता है, तो रीगन भी बड़ा उत्तर देती है। रीगन भी उससे कम थोड़े ही है, तो रीगन भी उससे उत्तर देती है, आई एम मेड ऑफ दैट सेल्फ मेटल एज माई सिस्टर, मैं उसी धातु से बनी हूं जिससे मेरी बहन बनी है। ये ओरिजिनल टेक्स्ट लिया गया है ऑक्सफोर्ड प्रेस से, आप इसे अपने कोटेशन के तौर पर यूज कर सकते हो। क्या वार्तालाप होती, क्योंकि यहीं से कहानी का जो थीम है स्टार्ट होगा।
आई एम मेड ऑफ दैट सेल्फ मेटल एज माई सिस्टर एंड प्राइज, यानी मैं उसी धातु की बनी हूं जिससे मेरी बहन बनी है और स्वयं को उसी मूल्य पर आंकती हूँ। प्राइज मी एट हर वर्थ, मैं स्वयं को उसी मूल्य पर आंकती हूँ। इन माई ट्रू हार्ट आई फाइंड सी नेम्स माई वेरी डीड ऑफ लव, मेरे सच्चे हृदय में मैं पाती हूं कि उसने मेरे प्रेम के कार्यों का ही वर्णन किया है। लेकिन दिक्कत कहाँ है? ओनली इश्यू कम्स टू शॉर्ट, थोड़ी सी कमी रह गई है। क्या कमी रह गई है? थोड़ी सी, दैट आई प्रोफेस माई सेल्फ एन एनिमी टू ऑल अदर जॉयज, कि मैं ऑल अदर जॉयज विच द मोस्ट प्रीशियस स्क्वायर ऑफ सेंस possesses, कि मैं इंद्रियों के सबसे बहुमूल्य सुखों की भी शत्रु हूं। मेरे लिए सभी आनंद कैसे हैं? तुच्छ हैं। एंड फाइंड आई एम अलोन फेलिसिएट इन योर डियर हाईनेस लव, और मैं केवल आपके राशि प्रेम में ही पूर्ण सुख पाती हूं, इसके अलावा नहीं पाती हूं। इस प्रकार की बातें कौन करती है? रीगन कर देती है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है कॉर्डेलिया, जो इसकी आप नायिका कह सकते हो, हीरोइन कह सकते हो। जब उससे पूछा जाता है कि तुम मुझे कितना प्यार करती हो, क्या कहना चाहती हो, तो पहले तो कॉर्डेलिया कह देती है नथिंग। तो उस बात को लेकर के किंग लियर कहता है कि नथिंग नथिंग विल कम ऑफ नथिंग, अगर तुम नथिंग बोलोगी तो तुम्हें मिलेगा भी कुछ नहीं। अनहैप्पी दैट आई एम, तो उसके बाद वो कहती है कॉर्डेलिया अनहैप्पी दैट आई एम। ये लाइन आपको बहुत आवश्यक तौर पर बहुत ढंग से समझनी है, क्योंकि यही वो लाइन है जिससे पूरी ट्रेजेडी इर्द गिर्द घूमती है। तो क्या कहती है? अनहैप्पी दैट आई एम, मैं बड़ी दुर्भाग्यवश हूं, दुर्भाग्यशाली हूं। आई कैन नॉट हेव माई हर्ट इन टू माई माउथ, कि मैं अपने हृदय की बात को मुंह तक नहीं ला सकती। आई लव यू मजेस्टी अकॉर्डिंग टू माई बॉन्ड, ये जो लाइन है, दीज आर द वर्ड्स, यही वो शब्द हैं जहां से पूरा के पूरा प्ले स्टार्ट होता है वास्तव में। आई लव योर मजेस्टी अकॉर्डिंग टू माई बॉन्ड, हे महाराज मैं तुमसे अपने कर्तव्यों के हिसाब से ही प्रेम करती हूँ। नो मोर नो लेस, ना उससे ज्यादा और ना उससे कम, यानी कि मैं उतना ही प्यार आपको करती हूँ जितना एक बेटी को करना चाहिए, ना ही तो उससे ज्यादा और ना ही उससे कम। तो इस बात को सुनकर के किंग लियर चिढ़ जाता है, तो वो गुस्से में फ्रॉन होके कहता है हाउ हाउ कॉर्डेलिया, मैंड योर स्पीच ए लिटिल, अपनी बात को थोड़ा और ढंग से बोलो। लेस्ट यू मे वेयर योर फॉर्च्यून, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपना राज्य खो दो। ये ओरिजिनल टेक्स्ट है पूरा के पूरा। तो कॉर्डेलिया आंसर देती है यू हैव बिगॉट मी, हे महाराज आपने मुझे जन्म दिया है। ब्रेड मी लव्ड मी, मुझे पाला पोसा है, प्रेम किया है। आई रिटर्न दोज ड्यूटीज बैक एज आ राइट ओबे यू, और मैं भी उन सब कर्तव्यों को उचित रूप में लौटाती हूँ। एंड मोस्ट ऑनर यू, और सबसे बड़ी बात है सॉरी ओबे यू, तुम्हारी आज्ञा का पालन करती हूँ। लव यू, तुम्हें प्यार करती हूँ। एंड मोस्ट ऑनर यू, और सबसे बड़ी बात है कि मैं तुम्हारा सम्मान करती हूँ। भाई है माई सिस्टर हस्बैंड इप्सी से, और वो एक आयरनी में कहती है कि वाई है माई सिस्टर हस्बैंड, मेरी बहनों के पति क्यों हैं? इप्सी से दे लव यू ऑल, अगर वो कहती हैं कि सारा प्यार उनका तुम्हारे लिए ही है तो। हैप्पीली व्हेन आई शैल वेड, जब मैं शादी करूंगी। दैट लॉर्ड हुज हैंड मस्ट टेक प्लैट शैल कैरी, जो राजा या जो व्यक्ति मेरा हाथ थामेगा, मुझसे शादी करेगा। हाफ माई लव विद हिम हाफ माई केयर एंड ड्यूटी, तो मेरा आधा प्यार मेरी आधी कर्तव्य सारा आधा उसके साथ चला जाएगा। श्योर आई शैल न्यू मैरी लाइक माई नो मैरी लाइक माई सिस्टर टू लव अदर ऑल, निश्चित रूप से मान लो कि मैं शादी ही नहीं करूंगी अगर मुझे सारा प्यार अपने अपने पिता को ही देना है अपनी बहनों की जगह, बहनों की तरह। तो ये कॉर्डेलिया का जवाब होता है। तो कॉर्डेलिया इस बात को लेकर के जब इस बात को कहती है, तो जो किंग लियर है वो नाराज हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। तो कहानी क्या है
इसके बाद बैक चलते हैं जहां से कहानी है। इस तरह से ये एक नींव पड़ जाती है किंग लियर की ट्रेजेडी की। इसके बाद क्या होता है, किंग लियर बहुत नाराज है, तो वो उससे कहता है कि जाओ, मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया, अब मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, अब तुम्हें जो रहना है उसके साथ रहिए। इसके बाद क्या होता है कि जो ये है ड्यूक ऑफ बरगंडी, इसको भी कहता है किंग लियर की अब तुम्हें उससे शादी करनी है तो करिए, अब उसके पास कुछ भी नहीं है, कोई भी दहेज वहेज नहीं है। तो ये ड्यूक ऑफ बरगंडी जो होता है ये शादी करने से मना कर देता है। लेकिन जिस प्रकार से कॉर्डेलिया ने बोला है उसे किंग ऑफ जो फ्रांस है वो ध्यान से सुनता है, बहुत प्रभावित होता है और उससे शादी कर लेता है। दोस्तों यहां से पूरी कहानी टर्न होगी, यहां तक की बात समझ में आ गई तो पूरी कहानी आगे टर्न होगी। होता क्या है कि इसके बीच में आता है केंट। केंट बहुत ही वफादार एक सिपाही है, बहुत ही वफादार बंदा है किंग लियर का, लेकिन किंग लियर के मस्तिष्क पे भूत सवार है दुष्टता का। तो वो केंट से कहता है कि तुम यहां से चले जाओ, तुम कौन हो, मेरे और तलवार के बीच में मत आओ, नहीं तो तुम्हें भी नष्ट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से उसको देश निकाला दे देता है। वो ये कहता है कि अगर तुम मुझे दिखे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। केंट यहां से चला जाता है। तो यहां पर केंट चला गया है, लेकिन केंट बहुत वफादार है। इसके बाद जो किंग लियर हैं, किंग लियर अपनी आधी संपत्ति गॉन्ड्रिल को देते हैं और आधी संपत्ति रीगन को देते हैं। अपने पास अपनी शान और शौकत को दिखाने के लिए कि मैं अब भी राजा हूं, राजा जैसा फील लेने के लिए वो क्या करते हैं, 100 नाइट अपने पास रख लेते हैं। एक कहानी का सूत्रधार यहां है। अब मैंने आपको बताया था कि इसमें एक सब प्लॉट भी है, और सब प्लॉट किसका है, ग्लोस्टर का। अब ये थोड़ा इधर भी समझना होगा। ग्लोस्टर जो है अर्ल ऑफ ग्लोस्टर है, ये दरबारी है किसका, किंग लियर का। इसके दो बेटे हैं, एक तो है एडमंड और दूसरा है एडगर। एडमंड इसका नाजायज बेटा है, जबकि एडगर जो है ये इसका जायज बेटा है। तो ग्लोस्टर जो है वो एडमंड को ज्यादा पसंद नहीं करता, तो एडमंड एक प्लॉट यहां षड्यंत्र रचता है, किसको, एडगर को मारने का या भगा देने का। तो एडमंड जो है ग्लोस्टर से जाके कहता है कि एक पत्र अपने जेब में रख के ले जाता है, इस तरह से कि उसे ग्लोस्टर देख ले। ग्लोस्टर जब उस पत्र को देखता है तो पूछता है ये क्या है। तो ये जो है बहाना बनाता है, कुछ देर एक्टिंग करता है कि कुछ नहीं है ये वो, और उसके बाद उस पत्र में क्या होता है कि ये बताता है, उस पत्र को बाद में दे देता है ग्लोस्टर के लिए। वो एडगर की हैंड राइटिंग में लिखता है उसे ये, और उसमें लिखता है कि जो एडगर है वो ग्लोस्टर को मारना चाहता है। एक कहानी इधर चल रही है। तो एडगर जो है, ऐसा नहीं है एडगर बहुत अच्छा है, एडगर के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है, बस एडमंड बदला लेने के लिए ये सब भर देता है ग्लोस्टर के मस्तिष्क में। तो ग्लेस्टर जो है वो इसे अरेस्ट करने का, एडगर को अरेस्ट करने का, मारने का आदेश दे देता है। फिर उस आदेश को कहकर के ये एडगर के पास जाता है और ये कहता है कि पिता के मस्तिष्क पर भूत सवार है तुम्हें मारने का, तुम यहां से भाग जाओ। तो फिर क्या होता है कि जो हमारा एडगर है वो यहां से भाग जाता है। अब ध्यान से सुनिए, दो व्यक्तियों को भगा दिया दो लोगों ने। एक तो है हमारे किंग लियर साहब जिन्होंने कैंट को भगा दिया है, दूसरे हैं हमारे एडमंड साहब जिनके बहकाने से क्लोस्टर साहब ने एडगर को भगा दिया है। तो अब आप ध्यान रखिएगा कि कैंट बड़ा ही एक ईमानदार और वफादार व्यक्ति है। कैंट वापस उसकी सेवा में आता है और उसका दूसरा नाम कैओस होता है। ये कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो एडगर है वो भी चला जाता है और एक बेगर बन जाता है और अपना नाम टॉम रख लेता है। तो ये दो करेक्टर अब जंगल में जा चुके हैं, यहां से भाग चुके हैं। कैंट वापस आ जाता है इसके पास, किंग लियर के पास, और अब किंग लियर कहता है कि मैं सबसे पहले सबसे बड़ी बेटी गोंड्रिल के पास रहूंगा। तो ये साहब गोंड्रिल के घर पर चला जाता है। गोंड्रिल का एक सर्वेंट है ओसवाल्ड, ये बड़ा ही डिसऑनेस्ट है, दुष्ट प्रवृत्ति का है। गोंड्रिल इससे कह देती है कि भाई तुम इसे परेशान करो कैंट को,
सॉरी इसको किंग लियर को। तो ये जो है ये जो ओसवाल्ड है ये उल्टी सीधी बातें करता है तो किंग लियर नाराज हो जाता है। पहले तो किंग लियर को लगता है कि ये अपनी तरफ से कर रहा है, बाद में पता लग जाता है कि इसकी बेटी ही गोंड्रिल उसके पीछे है। तो ये गोंड्रिल से उसकी शिकायत करता है तो गोंड्रिल कहती है कि तुम्हारा राज्य चला गया, राज्य तुमने दे दिया, तुम्हें 100 नाइट्स का क्या करोगे। तो इसको दुख होता है और ये कहता है कि मैं तेरे पास से जा रहा हूं। बहुत ध्यान से ट्विस्ट समझना है, बड़ा इसमें प्लॉट है। मैं तुम्हारे यहां से जा रहा हूं और अपनी बेटी रीगन के पास रहूंगा। अब ये रीगन के पास जाता है हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है किंग लियर। तो इससे पहले कि किंग लियर जाए, किंग लियर केंट को भेजता है ये संदेश लेकर के, लेकिन उससे पहले ही जो गोंड्रिल है, गोंड्रिल ओसवाल्ड को वहां पर भेज देती है। तो ओसवाल्ड जाता है चिट्ठी लेकर के और सारी बातें रीगन को बता देता है। जैसे ही रीगन के यहाँ किंग लियर पहुंचता है, तो किंग लियर जब पहुंचता है तो सॉरी किंग लियर पहुंचता है तो रीगन उससे कहती है कि दीदी तो तुमसे 50 नाइट करने की कह रही थी, लेकिन मैं 25 ही रख पाऊंगी। तो ये जो रीगन है अपने पति ड्यूक कॉर्नवाल के साथ, मैंने इन द बिगिनिंग ही आपको बताया था कि रीगन जितनी दुष्ट है उतना ही दुष्ट उसका पति है, यानी ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल। तो ये दोनों मिलकर के भी वहां से भगा देते हैं। अब कहानी बड़ा ट्विस्ट है। ये जो किंग लियर है ये बाहर आ जाता है। इसके बीच में एक बहुत ही शानदार कहा एक है अ, फूल है, जो फूल ये फूल है। तो इससे किंग लियर कहता है कि भाई ये सब क्या हो रहा है। तो फूल एक इसमें कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दाउ शुडस्ट नॉट हैव बीन ओल्ड टिल दाउ हैड्स बीन वाइज। यानी जब तक तुम्हें बुढ़ा नहीं होना चाहिए था, जब तक कि तुम बुद्धिमान ना हो जाओ। ये एक लाइन है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आई हुई है, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद ये सब आ जाते हैं, यहां से छोड़ करके बरसात तूफान आदि का माहौल है। तो ये यहां से चले जाते हैं फॉरेस्ट में। इसके बाद इनके साथ कैंट है, जो अभी जिसका नाम है अभी बताया था मैंने, और दूसरा है यहाँ एडगर जो टॉम बना हुआ है। तो ये सब लोग मिल जाते हैं जंगल में। इसके बाद क्या होता है, इस सब की खबर किसको मिलती है, इस सब की खबर मिलती है हमारे नायिका को, कॉर्डेलिया को। इसके बाद क्या होता है कि कॉर्डेलिया अपनी फ्रांस की सेना लेकर के यहाँ आती है। इससे पहले ये जो ग्लॉस्टर होता है, ये ग्लॉस्टर जंगल में जो हमारा किंग लियर है उसकी बहुत मदद करता है। इस ग्लॉस्टर की मदद, ग्लॉस्टर जब इससे मदद करता है, ध्यान रखिएगा, तो कॉर्नवेल को पता लग जाता है। और कॉर्नवाल को जब पता लगता है तो कॉर्नवाल क्या करता है, इसकी आंखें निकाल लेता है। यहां एक बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि ग्लॉस्टर की जब आंखें ये निकालने का आदेश देती है, तो ग्लॉस्टर का एक सर्वेंट होता है, ग्लॉस्टर का एक सर्वेंट होता है, उसके बीच में और कॉर्नवाल के बीच में एक युद्ध होता है। कॉर्नवाल को एक घाव लग जाता है तलवार से, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो जाती है बाद में, अभी नहीं होगी यहाँ पे, बाद में होगी। तो ग्लॉस्टर अंधा है। इस ग्लॉस्टर की सेवा एडगर करता है, जो कि टॉम बना हुआ है। इसके बाद क्या होता है कि फ्रांस की सेना आती है, तो इसके लिए युद्ध होता है। युद्ध होता है तो फ्रांस की सेना के बीच में युद्ध होता है, तो जो कॉर्डेलिया का पति है किंग ऑफ फ्रांस, वो मारा जाता है। ठीक है, ये किंग ऑफ फ्रांस मर जाता है युद्ध में। इसके बाद क्या होता है कि जो एडमंड है, एडमंड से युद्ध एडगर करता है। बहुत ध्यान से देखना है, ये कंक्लूजन है बिल्कुल। एडमंड से एडगर युद्ध करता है। एडमंड से जब एडगर युद्ध करता है तो एडगर एडमंड को मार देता है। यहां एक विचित्र घटना घटित होती है जो आपको बहुत ही ध्यान से समझनी है। एडगर किसका भाई है, एडमंड का। ठीक है, एडगर और एडमंड में युद्ध होता है।
एडगर और एडमंड में युद्ध होता है तो एडगर एडमंड को मार देता है। देखिए ध्यान से कौन किसको मार रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कौन मरता है, किंग ऑफ फ्रांस मारा जाता है, इसको एडमंड मार देता है युद्ध में। कॉर्नवेल को तलवार का घाव लगा हुआ है, ये इस तलवार के घाव से मर जाता है। इसके बाद एडगर जो है वो अपने भाई को मार देता है, किसको, एडमंड को। इसके बाद जब एडमंड मरता है तो ध्यान से देखिए, जब फ्रांस का राजा मारा जाता है तो कॉर्डेलिया को बंदी बना लिया जाता है, कॉर्डेलिया जेल में है, बंदी है। अब क्या होता है कि जो एडमंड है ये उसको मारने के लिए पहले ही आदेश दे चुका होता है। जब ये आदेश दे चुका होता है उसके बाद एडगर इसे मारता है। तो कॉर्डेलिया को बचाने की कोशिश की जाती है लेकिन बचा नहीं पाते। कॉर्डेलिया जो है, कॉर्डेलिया को मार दिया जाता है और कॉर्डेलिया के वहां पर किंग लियर भी होता है। तो यहां पर देखिए एडमंड मारा जाता है, कॉर्डेलिया मारी जाती है। अब इसमें एक और ट्विस्ट है, गोनरिल जो है वो एडमंड से प्यार करती थी और रीगन भी एडमंड से प्यार करती थी। तो ये जो गोनरिल है ये रीगन को जहर दे के मार देती है, पॉइजन दे देती है। और जब इसे पता लगता है कि सबको पता लग गया तो खुद स्टैब्ड कर लेती है, खुद भी सुसाइड कर लेती है। तो गोनरिल मारी गई, रीगन मर जाती है, एडमंड मर जाता है, कॉर्नवाल मर जाता है, ये सारे करेक्टर मर जाते हैं। और कॉर्डेल, इसमें कुछ फैक्ट्स प्रॉब्लम है जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे एट द एंड। तो कॉर्डेलिया मरी हुई है, कॉर्डेलिया मरी है और जो किंग लियर है वो उसके लिए विलाप कर रहा है, बाद में किंग लियर भी मर जाता है। तो ये यहां तक का एक, इस प्रकार से क्या होता है, अ, इस प्रकार से हमारा किंग लियर और कॉर्डेलिया मारे जाते हैं। अब प्रश्न ये है साहब कि अंत कैसे हुआ और राजा कौन बना, अंत में होता क्या है। देखिए ये प्ले शुरू होता है कैंट और ग्लोस्टर की बातों से। अब सब लोग मारे जा चुके हैं, ग्लोस्टर मर जाता है, ग्लोस्टर भी जंगल में मर जाता है राजा की यादों में। अब बच रहा है हमारा कैंट एक करेक्टर, ड्यूक ऑफ एल्वेनी दूसरा करेक्टर और तीसरा बच रहा है हमारा एडगर। ध्यान से सुनिएगा, कंक्लूजन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर हैं हम। तो ये करेक्टर मर गए हैं, बच गए हैं कौन कौन, ड्यूक ऑफ एल्वेनी, कैंट और एडगर। अब वास्तव में जो राज्य आ रहा है वो एल्वेनी पे आ रहा है क्योंकि वो राज्य का हिस्सा है, गोंड्रिल का पति है। लेकिन जो मोरल हीरो है वो एडगर है, उसने अपने भाई को मार दिया है धर्म रक्षा के लिए। ठीक है, तो यहां पर एल्वेनी एक सेंटेंस बोलता है बहुत अच्छा, फ्रेंड्स ऑफ माई सोल यू ट्वेन रूल इन दिस रिल्म एंड द गॉड स्टेट सस्टेन। यानी क्या कहता है, किससे कहता है, कैंट से और एडगर से। कैंट और एडगर से एल्वेनी कहता है, फ्रेंड्स ऑफ माई सोल यू ट्वेन रूल इन दिस रिल्म एंड द गॉड स्टेट सस्टेन। यानी मेरे प्राणों से प्रिय मित्रों, तुम दोनों इस राज्य का शासन संभालो, उस राज्य का शासन संभालो एंड गॉड द स्टेट सस्टेन, जो गहराई से आहत है यानी छत विछित है, बहुत दर्द में है, उस राज्य का शासन तुम संभालिए। कौन संभालिए, किससे कह रहा है, एल्वेनी ने कहा था कैंट और एडगर से। समझ आ रहा है, लेकिन कैंट इंकार कर देता है और इस तरह से जो राज्य का भार है अंत में स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, लेकिन किसके ऊपर आ जाता है, एडगर के ऊपर आ जाता है। और इस प्रकार से हमारा जो ये प्ले है, एक ट्रेजेडी, वो समाप्त हो जाती है। अभी ट्रेजेडी समाप्त हो जाती है, स्टोरी समाप्त हुई है। मैं इसमें और भी कुछ लेकर के क्लास में आया हूं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। एक्ट वाइज समरी लेकर के आया हूं, जो स्टूडेंट इसके बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं वो देखिए। एक्ट 1 में क्या होता है, किंग लियर डिसाइड टू डिवाइड हिज किंगडम। किंग लियर अपने राज्य का डिवाइड करने का निश्चय करता है अमॉन्ग हिज 3 डॉटर्स, 3 बेटियों के बीच में। ही आस्क देम टू एक्सप्रेस देयर लव फॉर हिम, वो कहता है उनसे, जैसा कि बता दिया गया है
कि अपने प्यार को मेरे लिए बताओ। गोनरेल और रीगन जो हैं फ्लैटरी करती हैं, झूठ बोलती हैं। कॉर्डेलिया जो सबसे छोटी है स्पीक ऑनेस्टली रिफ्यूजेस फ्लैटरी, फ्लैटरी करने से मना कर देती है। कॉर्डेलिया मैरिज फ्रांस, बरगंडी तो भाग ही जाता है जैसा कि हमने पढ़ा है। लियर डिवाइड किंगडम, रीगन और इसके बीच में डिवाइड हो जाता है। ग्लॉस्टर सब प्लॉट भी इसी में है। एडमंड प्लॉट्स अगेंस्ट, प्लॉट का मतलब है षड्यंत्र रचना, तो एडगर के खिलाफ षड्यंत्र रचता है। इसके बाद एक्ट 2 में क्या होता है? एक्ट 2 में गोनरेल और रीगन बिगिन इंसल्ट, किंग लियर की इंसल्ट करना शुरू कर देती हैं। क्रुअल्टी का पता लग जाता है किंग लियर को। एडमंड फ्रेम एडगर एज ए ट्रेटर, वो देशद्रोही साबित कर देता है। मैंने बताया ना, पिता को मारने का लेटर इस तरह से कोइन करता है। एडगर इज फोर्स्ड टू फ्ली, और फिर वो जाकर के क्या बन जाता है? बाध्य किया जाता है उसे भागने के लिए, डिस्गाइज वेश बदलने के लिए, और पुअर टॉम बन जाता है बाद में। लियर लूजेस हिज ऑथोरिटी और एंड डिग्निटी, अपनी आधिपत्य और गौरव खो देता है। एक्ट नंबर 3, ये आप बहुत आराम से याद कर लें तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यहीं से कौन हो जाने हैं। इसके बाद जो एक्ट 3 है उसमें बॉयलेंट स्टोर में चला जाता है, सिंबलाइज मेंटल ब्रेकडाउन, पागल हो जाता है किंग लियर। ही बिकेम मैड ड्यू टू बिट्रेयल एंड सफरिंग, इस धोखे से और कष्टों से पागल हो जाता है। एडगर एज पुअर टॉम हेल्प लियर, किंग का बहुत मदद करता है। ग्लॉस्टर हेल्प लियर, एडमंड बिट्रेज ग्लॉस्टर टू गोनरेल एंड रीगन, एडमंड जो है वो ग्लॉस्टर, गोनरेल और रीगन और ग्लॉस्टर तीनों को बिट्रे करता है, धोखा देता है। ये इसके प्यार में फंसाता है गोनरेल को और रीगन दोनों बहनों को, फिर दोनों ही उसकी वजह से मारी जाती हैं। इसके बाद जो 4th एक्ट है उसमें ग्लॉस्टर इज पनिश्ड ब्रूटली, अंधा कर दिया जाता है, आंखें निकाल ली जाती हैं, जायज आर पुट आउट। ब्लाइंड ग्लॉस्टर इज गाइडेड, एडगर उसकी सेवा करता है। कॉर्डेलिया रिटर्न फ्रॉम फ्रांस टू रेस्क्यू लियर, बचाने आती है कॉर्डेलिया। लियर एंड कॉर्डेलिया रीयूनाइटेड, लियर रियलाइजेज हिज मिस्टेक्स, गले लगता है, बहुत रोता है। शेक्सपियर के ड्रामा हो और उसमें खून खराबा ना हो ट्रेजेडी में, तो शेक्सपियर को मजा ही नहीं आता। गोनरेल एंड रीगल बोथ फॉल इन लव विद एडमंड, दोनों को प्यार व्यार है उससे, एडमंड से, और दोनों ही फिर मर जाती हैं। एक को जो गोनरेल है रीगन को जहर दे के मार देती है, खुद फिर सुसाइड कर लेती है। एक्ट 5 में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में युद्ध होता है। कॉर्डेलियाज आर्मी हार जाती है। लियर और कॉर्डेलिया आर इम्प्रिजन्ड, लियर को इसको जेल में डाल दिया जाता है। एडमंड ऑर्डर कॉर्डेलिया डेथ, ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, कौन आदेश देता है? तो एडमंड देता है। एडगर किल्स एडमंड, इसको मार देता है। गोनरेल जो है पॉइजन रीगन एंड किल्स हरसेल्फ, कॉर्डेलिया इज हैंग्ड, खुद भी मर जाती है, लटका के मार दिया जाता है कॉर्डेलिया को। लियर डाइज होल्डिंग कॉर्डेलियाज बॉडी, सीन बड़ा ऐसा होता है थोड़ा सा भावनात्मक रूप से, अपनी गोदी में लेके कॉर्डेलिया को बहुत जोर से रोता है। ऑर्डर इज रिस्टोर अंडर एल्बेनियो एंड एडगर। इस प्रकार से क्या होता है आपका, इस प्रकार से जो हमारा प्ले है वो समाप्त होता है।